हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वेद और आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के आगे का पार्ट कंटिन्यू करने चल रहे हैं। तो इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं, केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है और इसके अलावा जो है हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स के भी बारे में पढ़ा था। और उसमें से हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था। अब उसके आगे के इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था दो टाइप की रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उनके एग्जांपल्स भी पढ़े थे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एग्जिट होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसके अलावा ऐसी रिएक्शंस जिसको कंप्लीट होने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो रिएक्शन हीट को एब्जॉर्व करने के बाद कंप्लीट होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम इसके बाद आते हैं अपने सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट वो जो है टूट जाता है दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में। तो ऐसे जितने भी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट कई सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या होना है? सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा मोर देन वन प्रोडक्ट में। सिंगल रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मोर देन वन प्रोडक्ट में। अब इसके बाद में हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करें तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जब इसको हवा में कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया जाता है या फिर इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है तो H2O2 डिकम्पोज होकर के बनाता है H2O प्लस O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2H2O2 ये डिकम्पोज होकर के देता है 2H2O और प्लस ऑक्सीजन गैस। अब ये जो है बहुत ही अनस्टेबल प्रोडक्ट है, इस वजह से इसको गहरे नीले रंग की कांच की बोतलों में भर करके रखते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की। सेकेंड टाइप जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं। उन टाइप्स की बात करें तो जो फर्स्ट टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, फर्स्ट टाइप होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराने के लिए हमें हीट की आवश्यकता पड़ती हो, हीट देना, रिएक्शन को हीट करना पड़ता हो। ऐसी सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। तो फर्स्ट हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल की बात करें, ऐसी सारी रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में हो उनको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल की बात करें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की तो सबसे पहला है NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड। इस रिएक्शन को अमोनियम नाइट्राइड को जब गर्म किया जाता है तो ये टूट जाता है N2 प्लस 2H2O में, वाटर में टूट जाता है। इस रिएक्शन को हम लोग लिखेंगे कैसे? यहाँ पर देखिए, हम अमोनियम के कोई भी साल्ट होते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, अगर उनको हीट किया जाता है तो उसमें हम जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं पहले हम उन वाटर को निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम कितना वाटर निकाल सकते हैं? 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम 2 वाटर मालिक्यूल को बाहर निकाल सकते हैं। हमने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल करके रख दिया। उसके बाद में जो कुछ भी बचा, यहाँ पर एक नाइट्रोजन यहाँ थे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, ये दोनों कंबाइन होकर के N2 गैस बना देते हैं। तो इस तरीके से अमोनिया के जितने भी साल्ट होते हैं उनकी रिएक्शन को लिखा जाता है।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में और भी एग्जांपल हैं। फर्स्ट ये है। बाकी अदर एग्जांपल की बात करें तो बाकी अदर एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट, अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाए तो क्या बनता है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है। अगर हम थर्ड एग्जांपल की बात करें जो कि ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है KCl। जब KClO3 को हीट किया जाता है पोटेशियम क्लोरेट को, तो क्या चीज मिलती है हमको, तो हमको मिलता है 2 मोल्स ऑफ KCl और प्लस क्या मिलेगा 3 × 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन यानी कि 3 O2। यहाँ पे हमको 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो ये जितनी भी रिएक्शंस जहाँ पर एरो के नीचे हीट का साइन बना है, डेल्टा का साइन बना है, वो सारी अगर उसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है तो वो सब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में मैंने एक और दूसरा अमोनियम का साल्ट लिया था, उसको मैंने बताया था कि वो अमोनियम नाइट्रेट है और इसको मैंने क्या बोला है, अमोनियम। इसके पहले के लेक्चर में मैंने एक दूसरा साल्ट लिया था अमोनिया का, उसको हम लोगों ने हीट किया था तो क्या बना था, तब वहां पर बना था N2O + 2H2O। तो NH4NO2 ये क्या है, अमोनियम नाइट्राइट है। और इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने NH4NO3 को हीट किया था। NH4NO3 क्या है, वो है अमोनियम नाइट्राइट और NH4NO2 क्या है, ये है अमोनियम नाइट्राइट, ये है अमोनियम नाइट्राइट। और यहाँ पर हम लिख देते हैं NH4NO3, ये क्या है, अमोनियम नाइट्रेट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम है इससे, तो यहाँ पर इसका जो नाम हम लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, नाइट्राइट लिख रहे हैं, और इसका नाम क्या लिख रहे हैं, नाइट्रेट लिख रहे हैं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एसिड का जो साल्ट होता है उसके लास्ट में 8 लगाया जाता है, और उससे लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जितने भी साल्ट्स होते हैं उनके नाम में क्या लगाया जाता है, लास्ट में आइक लगाया जाता है। तो इस तरीके से हम साल्ट्स के नाम को याद रख सकते हैं। अब हम इसके बाद में बात करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद में सेकेंड टाइप थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद में है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस कैसी रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड होती है, उन सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं इन सारी रिएक्शंस को। इलेक्ट्रोलिसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और लिसिस। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी हो गई और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ब्रेक डाउन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो सारी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती हैं, या फिर इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात करें, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें हम सबसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर। अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, अगर वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट बनता है H2 गैस एंड O2 गैस। अब इलेक्ट्रोलिसिस किया कैसे जाता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए क्या होता है कि एक कंटेनर में जिस भी साल्ट का हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है उसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, और इसके बाद में इसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड जो है लगा दिए जाते हैं, और एक सेल से इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाती है। अब बैटरी का जो नेगेटिव पार्ट होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इस इलेक्ट्रोड पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो बैटरी का नेगेटिव सिरा होता है वह उस पे कौन सी रिएक्शन होती है, उस पर होती है रिडक्शन। उस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, उस इलेक्ट्रोड पर होना है
रिडक्शन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको हम बोलेंगे कैथोड। और जो पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड। उसको हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एनोड। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें 2H2O, जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो कैथोड पर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। और O2 गैस किस पर मिलेगी, O2 गैस मिलेगी एनोड पर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, NaCl। NaCl एक साल्ट है। अगर हम NaCl को मोल्टन स्टेट में लें, NaCl को इतना गर्म कर दें कि वो पिघल जाए और उसके बाद उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए, तो वहां पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, वहां पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा 2Na और Cl2 गैस। Cl2 गैस किस पर मिलेगी, Cl2 गैस मिलेगा एनोड पर। और जो सोडियम है, जो सोडियम मेटल है वो कहाँ पर मिलेगा, वो मिलेगा कैथोड पर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस होती हैं। कैथोड पर मेटल मिलता है और एनोड पर नॉन मेटल प्राप्त होता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। थर्ड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की, तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों ने फोटोग्राफिक प्लेट को देखा होगा, जब उसको धूप में कुछ देर के लिए रख देते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट क्या हो जाती है, वो काली पड़ जाती है। फोटोग्राफिक प्लेट काली क्यों पड़ जाती है, क्योंकि उनके ऊपर फोटो सेंसिटिव एलिमेंट्स का एक लेप लगा होता है। और जब उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट पड़ने के बाद में उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और जिसके वजह से उनका कलर जो होता है वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके वजह से फोटोग्राफिक प्लेट कैसी दिखाई पड़ती है, काली दिखाई पड़ती है। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लगा हुआ लेप किसका होता है, वो लेप होता है AgBr या फिर AgCl का। अब AgBr या फिर AgCl अगर हम इनको सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर Ag प्लस Br2 मिलेगा। अब ये जो Ag है इसका कलर कैसा है, सिल्वर या फिर ग्रे कलर। सेम ऐसे ही AgCl जो कि व्हाइट कलर का होता है, AgBr येलो कलर का होता है और AgCl व्हाइट कलर का होता है। जब इस पर सनलाइट पड़ती है तब क्या होता है, यहाँ पर भी मेटेलिक Ag जो कि ग्रे या फिर सिल्वर कलर की होती है और Cl2 गैस प्राप्त होती है। तो जो भी फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं नेगेटिव्स, उनके ऊपर या फिर AgBr और AgCl का मिक्सचर लगा होता है। तो जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं मेटेलिक Ag में और फिर Br2 या फिर Cl2 में। तो इसका कलर येलो से ग्रे या फिर वाइट से ग्रे हो जाता है, जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट जो होती है वो काली पड़ जाती है। तो इनका यूज कहाँ होता है, इनका यूज फोटोग्राफिक प्लेट्स में होता है। इस बात को आप लोग बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद में थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है, थर्ड टाइप ऑफ
केमिकल रिएक्शन जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक एक्टिव एलिमेंट, जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने से लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके साल्ट में से या सॉल्यूशन में से क्या कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है। तो इस टाइप की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं कि एक एलिमेंट किसी लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से अलग कर दे, बाहर निकाल दे, तो उन्हें हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर क्या होना है उसको हम नोट कर लेते हैं, लेस एक्टिव एलिमेंट, लेस, यहां पर मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो इसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जब एक आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है वो किस कलर का होता है, वो ब्लू कलर का होता है। उसका ब्लू कलर धीरे धीरे उड़ जाता है और जो सोल्यूशन होता है वो किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है हल्के ग्रीन कलर में या ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है, उस वो एक टाइप की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक्टिव आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर जो कि लेस एक्टिव है आयरन से, उसको डिस्प्लेस कर देता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, Fe+CuSO4 एक्वस, ये किस कलर का है, ये है ब्लू कलर का। ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा, अब आयरन चूंकि ये क्या है, ये आयरन जो है वो हाईली एक्टिव है, मोर एक्टिव है, और कॉपर जो है आयरन से लेस एक्टिव है। तो ये इसको आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। यहाँ पे कॉपर जो सॉल्यूशन के फॉर्म में था, अब वो किस फॉर्म में आ गया, वो सॉलिड के फॉर्म में आकर के उस आयरन की कील के ऊपर धीरे धीरे जमा होने लगता है। तो FeSO4 का कलर क्या हो जाएगा, FeSO4 का जो कलर है वो है ग्रीन, यानी कि धीरे धीरे जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आते हैं। पहला एग्जांपल हो गया, और ये जो क्वेश्चन है Fe+CuSO4, ये जो रिएक्शन है ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि अगर एक आयरन की कील को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल देते हैं तो क्या होता है। तो वहाँ पर उसका आंसर क्या होगा कि उसका कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, व्हाइट या फिर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाईली एक्टिव आयरन कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उससे ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से कॉपर को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अब हम सेकेंड एग्जांपल की बात करते हैं। F2 फ्लोरीन को अगर हम HCl के सोल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, फ्लोरीन बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोरीन से, तो ये क्या करेगा, फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन को उसके सोल्यूशन से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर अब जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा, Fe ने Cl को डिस्प्लेस कर दिया तो प्रोडक्ट बनेगा 2HF हाइड्रोजन फ्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा Cl2 गैस। तो ये भी रिएक्शन किसका है, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। अगर हम बात करें कभी भी एक्टिव मेटल से बने, जो जब बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसके बने पात्र में उससे लेस रिएक्टिव
एलिमेंट के सॉल्यूशन को नहीं रखते हैं। उसका कारण क्या है, तो उसको हम इस रिएक्शन से समझते हैं। थर्ड जो एग्जांपल है वो है कॉपर प्लस AgNO3। अगर हम कॉपर के बने बर्तन में AgNO3 सॉल्यूशन को रखते हैं, AgNO3 सॉल्यूशन को रखते हैं तो क्या होगा, कॉपर ये जो है ये है मोर एक्टिव। किससे मोर एक्टिव है, ये Ag से ज्यादा एक्टिव है, तो कॉपर क्या करेगा, मोर एक्टिव लेस एक्टिव वाले को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag प्लस Ag। अब इसीलिए जो है हमेशा, मतलब ऐसा कभी नहीं किया जाता कि मोर एक्टिव एलिमेंट के बने किसी भी वेसल में किसी लेस एक्टिव के साल्ट के सॉल्यूशन को रखा जाए। हमेशा क्या करते हैं, हमेशा जो है लेस एक्टिव मेटल से बने वेसल में ही हाई एक्टिव मेटल के सॉल्यूशन को रखा जाता है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन की। फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या आएगा, फोर्थ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वैसे सेम फोर्थ टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, और आयन के एक्सचेंज होने पे एक स्टेबल कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट बोलते हैं। तो इस वजह से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक नाम और भी है प्रिसिपिटेट रिएक्शन। इन रिएक्शन में क्या होता है, आयन के एक्सचेंज होने से पीपीटी फॉर्म होती है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, यहाँ पर क्या फॉर्म होना है, पीपीटी इज फॉर्म। एग्जांपल BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट ये एक्वस, BaCl2 ये भी एक्वस। अब BaCl2 के सॉल्यूशन में अगर Na2SO4 का सॉल्यूशन डाला जाए तो क्या होगा, यहाँ पर बेरियम 2 पॉजिटिव एक्सचेंज हो जाएगा सोडियम पॉजिटिव से, और Cl नेगेटिव एक्सचेंज हो जाएगा SO4 2 नेगेटिव से। अब दोनों अगर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे तो इसको हम अलग कलर से लिखते हैं, BaSO4 प्लस 2NaCl। अब प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट, ये जो है पीपीटी के रूप में फॉर्म हो जाएगा और 2NaCl फॉर्म होगा। तो इस तरीके से BaSO4 एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है या फिर एक साल्ट है। तो इस एग्जांपल की बात अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल में AgNO3 सॉल्यूशन रिएक्ट करता है NaCl सॉल्यूशन के साथ में, NaCl एक्वस सॉल्यूशन के साथ में। अब इसकी रिएक्शन पे क्या होगा, Ag प्लस एक्सचेंज हो जाएगा Na प्लस से, NO3 माइनस एक्सचेंज हो जाएगा Cl माइनस से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं उसको Ag Na। Ag के साथ जो NO3 था, NO3 माइनस आयन था, वो Cl माइनस के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा AgCl प्लस Na, NO3 के साथ एक्सचेंज हो जाएगा Na प्लस एंड NO3 माइनस। अब AgCl जो है ये पीपीटी के फॉर्म में मिल जाएगा, और NaNO3 ये कैसा होता है, ये जो है वो एक्वस के फॉर्म में मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़े। फिफ्थ टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद का जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन वो हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।